प्रिय छात्रों, मैं आपको थर्ड ईयर सिविल के अंतिम सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ वो सब्जेक्ट आपके पास है CMAED, यानी कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। यानी कि आप इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आपका मैनेजमेंट की बात की जाएगी, ठीक है। दूसरा आपके पास अकाउंट सेक्शन की बात की जाएगी और तीसरा आपको एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जाएगी। यानी कि ये 3 चीज़ों को हम बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलें आपके पास कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट होता क्या है, यानी कि सिविल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आपको क्या फ़ायदा मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। एक आपका मकान यानी कि हाउस, दूसरा आपका रोटी यानी कि खाना, और तीसरा आपके पास है कपड़ा। इन तीनों के आपके विभिन्न कार्य, मकान सुरक्षा की भावना देता है, रोटी जीने का सहारा बनता है और कपड़ा वातावरणीय प्रभाव से बचाने का प्रयास करता है। तो इन सब चीज़ों से करने के लिए निश्चित तौर पे कुछ न कुछ निर्माण कार्य होते रहते हैं और इन निर्माण कार्य को किया जाता है। किसी भी देश के विकास के लिए निर्माण कार्य का होना अति आवश्यक है, ठीक है। उपलब्ध साधनों के सहारा एवं कुशल नेतृत्व के द्वारा निर्माण कार्यों को करने का प्रयास करना ही आपका निर्माण मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। इसके लिए आपके पास अच्छी समझ होनी चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, आपके पास अच्छा आयोजन होना चाहिए, ठीक है। ये जब सभी चीज़ें मिलेंगी तब का आपका एक निर्माण कार्य कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके लिए जैसे कि हम भारत की बात करें तो भारत एक विकासशील देश है, ठीक है। यहाँ पे निर्माण कार्य आपके होते रहते हैं। इन कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से आपके कुशल, अकुशल या अर्धकुशल आदमियों की जरूरत पड़ती है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं, कृषि, सड़क, अन्य चीज़ों के लिए एक पंचवर्षीय योजना का आकलन किया था, यानी कि निर्माण किया गया था। लेकिन जब इन पंचवर्षीय योजनाओं का आकलन किया गया तो पता चला कि 50% हिस्सा लमसम हमारा निर्माण कार्यों पे खर्च होता था। सबसे पहले जो हमारी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, ठीक है, वो फर्स्ट आपकी थी, ठीक है, 1951 से 1956 के बीच में, और इसमें लमसम निर्माण कार्यों पे 73% खर्च आया था। दूसरा कार्य आपका 1956 से लेके आपका 1961 पे हुआ, जिस पे 52% आपका खर्च हुआ। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 1961 से लेके 1966 तक चली, जिस पे 53% हुआ। चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी ये 1966 से आपकी 1971 थी, जिस पे आपको 63% आपका खर्च हुआ। पांचवी पंचवर्षीय योजना आपकी 1971 से लेके आपकी 1976 थी, जिसपे 47%, और छठी पंचवर्षीय योजना 1976 से लेके 1971 तक चली, 81 तक, जिसपे आपका लमसम 50। तो इन आंकड़ों को देखने के बाद हमें यही प्रतीत होता है कि हमारे यहाँ निर्माण कार्यों पे लमसम 50% के आसपास का हिस्सा खर्च किया गया, ठीक है। अब ये इसके बाद आता है कि इसको देखने के बाद ये लगा कि निर्माण कार्य हम लोग लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। इसके लिए इसके प्रबंधन पे विशेष ध्यान देने का प्रयास नहीं किया गया, जिसके कारण इस फील्ड में, निर्माण कार्य वाले फील्ड में आपका अनिश्चितता का वातावरण बना रहा, ठीक है। निर्माण प्रबंधन पे वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने का कार्य लगभग 125 वर्ष पहले से शुरू किया गया था। सबसे पहले 1880 में अमेरिका के फ्रेडरिक विल्सन टेलर ने शुरू किया था। इस कार्य को बढ़ाया 1908 में आपके फ्रांस से हेनरी ह्यूल ने। इसके पहले आपको ये पता चलता था कि जो निर्माण कार्य है, ठीक है, यह एक कला है और ये कलाकार के बाद पैदा होने वाला व्यक्ति इसको कर दिया। लेकिन अध्ययनों से पता चला
कि नहीं, अगर इसको हम एक विषय के रूप में पढ़ाने का प्रयास करें तो हम एक अच्छे प्रबंधकर्ता को, निर्माण तंत्र को पैदा कर सकते हैं। और इसको पूरा करने का काम हेनरी फ्योल साहब ने किया। यानी फ्योल साहब ने कहा नहीं, यह एक कला नहीं है, ठीक है, कलाकार की तरह से पैदा नहीं, इसे बनाया जा सकता है। अगर अन्य सब्जेक्ट जो विषय पढ़ाए जाते हैं उन विषय की तरह से अगर निर्माण को के भी विषय में लोगों को जानकारी दी जाए तो एक से एक अच्छे निर्माणकर्ता को तैयार किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग के पास आता है मैनेजमेंट, यानी कि आपका प्रबंध तंत्र क्या होता है। यहाँ पे किसी भी संगठन, किसी भी संस्था या किसी भी क्षेत्र को चलाने के लिए एक कुशल प्रबंध तंत्र की आवश्यकता होती है। जैसा कि पहले लोगों को दिमाग में आता था कि जो आपके ऊपर के तबके के लोग हैं या जो सुपरवाइजर हैं या फोरमैन हैं, वही इस मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध तंत्र में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यह निष्कर्ष गलत निकला। इसमें ये कहा गया कि ये प्रबंध तंत्र वो एक समूह है जिसमें टॉप से लेके बॉटम तक के सभी कर्मचारी इन्वॉल्व होते हैं, तभी जाके कुछ कार्यों को संपन्न किया जाता है। जो आपके फोरमैन या सुपरवाइजर तक के कर्मचारी हैं, ये आपके मैनेजमेंट में अन्य तरीकों से भूमिका करते हैं, लेकिन कार्यों को करने के लिए उनके नीचे के तबके के जो व्यक्ति होते हैं उन कार्यों को करते हैं, उनको देखभाल करते हैं और उनको संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। फिर आपके पास आता है मैनेजर, यानी कि प्रबंधक क्या होता है, ठीक है। ये आपका प्रबंधन था, मैनेजमेंट प्रबंधन है, एक तंत्र है। मैनेजर एक प्रबंधक होता है। इसका कार्य होता है कि मैनेजमेंट यानी कि जो हमारा प्रबंध तंत्र है उनको और जो इसके नीचे कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना, ठीक है। उनकी समस्याओं को प्रबंध तंत्र तक पहुँचाना, प्रबंध तंत्र द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान करना तथा उनके अंदर कार्य कर रहे लोगों के अंदर जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान करना, ये मैनेजर का काम होता है। इसके साथ ही साथ मैनेजर का महत्वपूर्ण काम होता है कि वो अपने रास्तों से, ठीक है, सुचारू रूप से कार्य को नियत समय में संपन्न करा ले। अर्थात एक अच्छा प्रबंधक वो होता है जो किसी भी एम्प्लॉय को, ठीक है, उसके साथ रहते हुए उससे अधिक से अधिक कार्य आसानी से करा सके। इसके बाद आपके पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, यानी कि जो निर्माण उद्योग है इसको कितनों भागों में बांटा जा सकता है। आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, ठीक है, यानी कि आप इसको कितने भागों में बांट सकते हैं। तो प्राय इसे हम 3 भागों में बांटने का काम करते हैं। सबसे पहले है लाइट कंस्ट्रक्शन, यानी कि आपके हल्के निर्माण। दूसरा आपका हैवी कंस्ट्रक्शन, यानी कि भारी निर्माण। और तीसरा आपके पास है इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये आपके होते हैं हैवी कंस्ट्रक्शन और आपके लाइट, यानी कि इन जो निर्माण उद्योग है इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। लाइट कंस्ट्रक्शन यानी कि हल्के निर्माण कार्य, हैवी कंस्ट्रक्शन यानी कि भारी निर्माण कार्य, और इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन यानी कि औद्योगिक निर्माण कार्य। जो हमारा लाइट कंस्ट्रक्शन होता है इसमें कम संसाधनों की जरूरत पड़ती है, कम लोगों की जरूरत पड़ती है, कम आपके मशीनों की जरूरत पड़ती है, कम खर्चे में। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्लानिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे आपको आवास बनाना है, विद्यालय बनाना है, आपको व्यावसायिक भवन बनाना है आदि, ये सभी, ये जल सप्लाई आपको देनी है या आपको सीवर प्रणाली है, तो ये सभी के सभी हमारे लाइट कंस्ट्रक्शंस में आते हैं। यानी ये हल्के मशीनों द्वारा संपादित कर लिए जाते हैं, कम खर्चे में इनको कर लिया जाता है। हैवी कंस्ट्रक्शन यानी कि इनमें श्रम भी अधिक लगता है, पूंजी भी अधिक आती है और उसमें इंस्ट्रूमेंट यानी कि उपकरणों का प्रयोग करना शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका होटल है, महामार्ग है, रेल मार्ग है, नहरें हैं, सुरंगें हैं, आपको ये सब जलीय संरचना है। इसके लिए अब आपको उच्च स्तर की प्लानिंग करनी पड़ती है, यानी कि इस कार्य को शुरू करने के पहले आपको एक कुशल प्रबंध तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। अब इसके बाद आता है आपका इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, यानी कि आपके औद्योगिक। इस प्रकार के निर्माण कार्यों में विभिन्न
शाखाओं से वर्क एक साथ संपन्न किए जाते हैं। जैसे कोई काम करने का काम कर रहा होता है, कोई मशीनों को स्थापित करने का प्रयास करना होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे श्रमिकों की भी संख्या ज़्यादा होती है, सामग्रियाँ भी ज़्यादा लगती हैं, यहाँ विशेषज्ञों की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपको बेहतर प्लानिंग करनी पड़ती है और इस बेहतर प्लानिंग करने के कारण आपका ये इसमें आप बिना प्लानिंग के आप कार्य नहीं कर सकते हैं, आप फेल कर जाएंगे। अब इसके बाद से आपके पास अगला पॉइंट है स्टेजेस इन कंस्ट्रक्शन। अगला पॉइंट आपके पास है स्टेजेस इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। स्टेजेस इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट यानी कि आपका जो निर्माण है, ठीक है, उस परियोजना के आपके क्या चरण हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पे किसी भी कार्य को दो तरीके से किया जाता है। एक उस कार्य के विषय में सोचा जाता है, आइडिया आता है, दिमाग आता है उसको, और दूसरा उसको समाप्त कर लेना है। यानी कि पहला आपके पास आता है कंसेप्शन ऑफ आइडिया, यानी कि आपके पास विचार आते हैं, और दूसरा रियलाइजेशन यानी कि इनको मूर्त रूप आपको प्रदान कर देना है, ठीक है। ये दो कहने को तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्टेज चरण है वो दो चीज़ों में, एक बार मैंने सोचा और दूसरों उसको मैंने ख़त्म कर दिया, लेकिन इनके बीच में आपके बहुत सारे काम आते हैं। सबसे पहले आपका आता है आइडिया यानी कंसेप्शन आइडिया यानी कि विचार, ठीक है। ये विचार किसी का भी हो सकता है, किसी प्राइवेट व्यक्ति का भी हो सकता है, ठीक है, किसी गवर्नमेंट का भी हो सकता है, ये आज के लिए भी हो सकता है, भविष्य को आने वाली संभावनाओं को देखते हुए इसको किया जा सकता है, ठीक है। और जैसे ये विचार आता है तो इस विचार को आने के बाद फिर इस पर हमको वर्क करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमारा मकान बनाने का विचार आए और हमने मकान बना लिया, क्योंकि इस मकान बनाने में आपको श्रम की भी आवश्यकता होगी, आपको पैसे की भी आवश्यकता होगी, मशीनों की भी आवश्यकता होगी, और आपको सामग्री की भी आवश्यकता होगी। तो जैसे ये विचार आता है तो विचार आने के बाद अगर वो विचार लगता है कि पॉजिटिव है, यानी कि इससे फ़ायदा हो सकता है, तो इस विचार को हम आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। यानी कि दूसरा काम आता है स्टडी एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। यानी कि स्टडी मतलब इस पे हम मूल्यांकन करते हैं, अध्ययन करते हैं, और एवल्यूशन मतलब मूल्यांकन करते हैं। जैसे ये विचार आया, ठीक है, कि हमें घर बनाना है, अब घर बनाना है तो उस घर बनाने में क्या हमारी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं का हम दिमाग में लेते हैं, अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद उस परियोजना की लागत को करने का प्रयास करते हैं। अगर परियोजना हमें लगती है कि आगे बढ़ाई जा सकती है तो फिर हम तीसरे स्टेप पे पहुंचते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमको ड्राइंग, डिजाइन एंड एस्टिमेशन, ठीक है, यानी कि आकलन की आपको जो ड्राइंग बनाते हैं, डिजाइन करते हैं और उसकी यानी कि जैसे ही विचार आया, विचार का हमने अध्ययन किया, उसका मूल्यांकन किया, मूल्यांकन करने के बाद उसकी हमने ड्राइंग बनानी शुरू कर दी, उसको डिजाइन करना शुरू कर दिया, और उसके बाद उसमें कितना खर्च आने वाला है, इन सब चीज़ों को करने का प्रयास किया, ठीक है। ये जब हम ड्राइंग डिजाइन करने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हमारी परियोजना सफल तभी होगी जब हम उसके लिए उस क्षेत्र में समुचित जानकारी एकत्र करते हैं। यानी कि मृदा का प्रकार कैसा है, वातावरण कैसा है, वहाँ की सामग्री कैसी है, श्रमिकों की उपलब्धता क्या है, ठीक है। क्योंकि ये श्रमिक और मटेरियल पे कुछ ज़्यादा ही खर्च आता है, तो अगर वो लोकली अवेलेबल होंगे तो वो आसानी से हमें उपलब्ध हो जाते हैं। फिर हम लोगों के पास आता है चौथा आपके पास, ठीक है, पॉइंट आपका सिलेक्शन ऑफ फर्म और कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। यानी कि निश्चित तौर पे ये विचार आया, विचार किसी पैसे वाले का हो सकता है, लेकिन उसके पास संसाधन नहीं हो, कार्य करने को नहीं जानता होगा, तो वो किसी की मदद लेता है जिससे उस पर अध्ययन कराता है, उसका मूल्यांकन कराता है। योजना अच्छी होती है तो आगे बढ़ते हुए उसकी ड्राइंग, डिजाइन और एस्टिमेशन किया जाता है। जब ये हो जाता है
तो ये जो दिमाग देने वाले लोग होते हैं ये भी इस कार्य को नहीं कर सकते। तो इसके लिए किसी फर्म यानी किसी कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर को इस पर इन्वाइट करना पड़ता है जो कार्य को करने का प्रयास करता है और पूरे विवरण के साथ उसको जानकारी दी जाती है। जैसे ही सिलेक्शन हम कर लेते हैं किसी फर्म या कॉन्ट्रैक्टर का, तो फिर हम अरेंजमेंट ऑफ मनी मटेरियल एंड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जैसे ही ये कंपनी या फर्म सिलेक्शन हुई तो फिर हमें पैसे को इकट्ठा करना पड़ता है, सामग्री को इकट्ठा पड़ता है, ठीक है, और उपकरण के विषय में सोचना होता है। कॉन्ट्रैक्टर या फर्म के साथ दो तरह की डील हो सकती है। एक कि वो लेबर कास्ट में काम कर रहा होता तो उस समय जो हमारा प्रबंध तंत्र होता है वो सामान को सप्लाई कर रहा है या बॉडी सप्लाई कर देती है, या दोनों ही काम फर्म या कंपनी यानी कि वो मटेरियल भी सप्लाई कर देगा और आपको इक्विपमेंट्स भी सप्लाई करेगा। तो ये चीज़ आपके कार्य करने की शुरू होती है, ठीक है। जैसे ही इन सब चीज़ों का काम शुरू हो जाता है तो छठा काम आपके पास आता है कंस्ट्रक्शन, यानी कि अब निर्माण कार्य हमने शुरू कर दिया और इसके साथ ही साथ सुपरविजन भी हमने शुरू कर दिया। कारण क्या है कि अब ये फर्म या कॉन्ट्रैक्टर ये ईमानदार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो निर्माण के प्रत्येक चरण पे हम उसको सुपरवाइज कर देते हैं कि क्या जो हमने मानक दिया था अपने ड्राइंग डिजाइनिंग के अनुसार, ठीक है, उस मानक के अनुसार कार्य आपका चल रहा है होता नहीं, समय समय पे जाके उसको हम देख लेते हैं। और लास्ट में आपका होता है कार्य का उपयोग एवं रख रखाव, उपयोग एवं रख रखाव, ठीक है। अब ये चीज़ क्या होती है, जैसे ही कंस्ट्रक्शन हुआ, सुपरविजन हुआ, काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो काम कंप्लीट के दौरान ही कहाँ कौन से क्षेत्र का उपयोग करना है उस हिसाब से उन जगहों पर उन चीज़ों को रखना शुरू कर दिया जाता है और फिर उस मकान को हैंडओवर कर दिया जाता है और इसके बाद से हमारा काम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। यानी कि कंसेप्शन से रियलाइजेशन पहुंचने के लिए हमको इतने स्टेप पे कार्य करने होंगे और ये हमको करना पड़ता है। अब इसके बाद आपके पास अगला पॉइंट आता है, ठीक है, रिसोर्सेज फॉर कंस्ट्रक्शन, रिसोर्सेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रिसोर्सेज फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। अब आपके पास एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होता है, तो यहाँ पे हम 5M का बात करते हैं, ठीक है। ये 5M है जो रिसोर्सेज हैं निर्माण उद्योग के संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है मनी, ठीक है, यानी धन। दूसरा हमारे पास आता है मटेरियल यानी कि सामग्री। तीसरा हमारे पास आता है मशीन, ठीक है। चौथा हमारे पास आता है आपका मैन और लेबर, ठीक है। और पांचवा आपके पास होता है मैनेजमेंट। क्लियर हो गया, ठीक है। ये 5 जो हैं रिसोर्सेज हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। मनी ब्लड का काम करता है, ठीक है। मटेरियल आपका फूड का काम करता है। मशीन आपकी एनर्जी देती है, ये आपके पार्ट्स हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट आपका ब्रेन होता है। अब इसको ये मैंने आपको क्या किया, एक आदमी के शरीर से इसको मैंने तुलना किया। जिस प्रकार एक मनुष्य को जीने के लिए भोजन, रक्त, ऊर्जा कार्य करने के लिए और दिमाग की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा मनी है। जिस प्रकार शरीर को मनुष्य को जीने के लिए खून की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार किसी भी कार्य का सबसे मूल जो होता है वो पैसा होता है। यानी कार्य शुरू करते समय ये पैसा हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि कार्य जब शुरू होगा तो पैसे की जरूरत पड़ेगी और जब पैसा होगा तो कार्य अपना नियत गति से चलता रहेगा,
दूसरा आपके पास आता है मटेरियल, ठीक है। निश्चित है जब आप निर्माण कार्य करने जा रहे हैं तो बहुत सारे सामग्री की आपको जरूरत पड़ती है और इन पे लमसम आपका 60 to 70% जो खर्चा होता है, ठीक है, जो पैसा यहाँ से हम लगा रहे हैं मनी है वो 60 to 70% पैसा हमारा सामग्री पे जाता है। तो यहाँ पे इसका दुरुपयोग न इन चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। कार्य को तीव्र गति से चलाया जा सके, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो मनुष्यों द्वारा संपन्न नहीं किए जा पाते हैं, तो कार्य तीव्र गति से चलाया जा सके या इंसान तीव्र गति से कार्य कर सके, इसके लिए यहाँ मशीन यानी कि मशीनों का प्रयोग करके कार्य की गति को बढ़ाते हैं। फिर आपके पास आता है मैन एंड लेबर। ये जो मशीनें होती हैं, ठीक है, ये क्या है, ये मैकेनिकली होती हैं, इन्हें ये अपने आप नहीं चल सकती हैं। इन्हें चलाने के लिए या कुछ ऐसे काम होते हैं जो इन मशीनों द्वारा संपादित नहीं किया जा सकते हैं, वो सिर्फ मैन या लेबर जो मनुष्य होते हैं उनके द्वारा ही संपादित किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास पैर है तो हम चल लेते हैं, ठीक है, हाथ है तो हाथ से काम कर लेते हैं। उसी प्रकार ये हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में ये जो हमारे मैन एंड लेबर हैं बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, क्योंकि ये मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ला सकते हैं, मशीनों को चला सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और लास्ट में मैनेजमेंट यानी कि ब्रेन, ठीक है। अब इस ब्रेन के अंदर ही वो पूरे लोग होते हैं जो मिल के इस परियोजना पे कार्य कर रहे होते हैं और इस कार्य को करते हैं, ठीक है। इसके लिए कार्य को प्रारंभ कराना, उचित समय तक समाप्त करना, ठीक है, आपके लिए कुशल प्रबंधन की काफ़ी आवश्यकता हो जाती है, ठीक है। इसके लिए विभिन्न संसाधनों को एक जगह इकट्ठा करना पड़ता है, दिशा प्रदान करना पड़ता है, सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, ठीक है, और अच्छी प्राप्त करते रहे, ठीक है। इसके लिए आपको उचित तरीके से आपको ध्यान देना होता है। अब इसके बाद आपके पास आता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट यानी कि निर्माण प्रबंधन आपका क्या होता है। तो आप निर्माण प्रबंधन आप कह सकते हैं कि एक प्रकार की कला है जिसकी सहायता से काम करने वाले लोगों से सुव्यवस्थित एवं संगठित ढंग से कार्य को संपादित कराया जा सकता है, अधिक से अधिक कार्य उनसे लिया जा सकता है, ठीक है। उनकी क्षमताओं का लाभदायी तरीके से पूर्ण रूप से इनका उपयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट यानी कि जो मैनेजमेंट है उसका ऑब्जेक्ट उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले निर्माण कार्य को निर्माण की जो अवधि बनाई गई है उस अवधि के अंदर समाप्त करना, सामग्री एवं श्रम का दुरुपयोग रोकने का प्रयास करना, परियोजना को निर्धारित लागत के अनुसार कंप्लीट करने का प्रयास करना, ठीक है। कार्य से जुड़े हुए व्यक्तियों को आपस में सहयोग बनाए रखने में मदद करना, स्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचाने का काम करना। अब आपके पास आता है अगला पॉइंट, इसमें मुख्य रूप से आप 5M विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आपके पास आता है कंस्ट्रक्शन टीम यानी कि निर्माण टोली क्या होती है, कंस्ट्रक्शन टीम यानी कि निर्माण टोली। मैंने कहा कि किसी भी कार्य को करने के लिए, ठीक है, चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी होशियार हो, कितना भी योग्य, कोई अनुभवी हो, वो अकेले कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि निर्माण कार्य में बहुत सारी योजनाएं एक साथ आपको करनी होती है। तो इन योजनाओं को करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। निर्माण दल में का उद्देश्य क्या, निर्माण दल के सभी सदस्यों का उद्देश्य एक ही होता है कि निर्माण कार्य को कंप्लीट किया जाए। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन टीम में सबसे पहले आपके पास आता है ओनर, ठीक है, जो आपका मालिक का डिपार्टमेंट हो सकता है, दूसरा इंजीनियर, ठीक है, और तीसरा आपके पास फर्म और कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। ये आपके पास ही यानी ये आप कह सकते हैं एक ट्रायंगल बना के, ये आपका ओनर हो गया, ठीक है, ये आपका इंजीनियर हो गया और ये आपका फर्म या कॉन्ट्रैक्टर हो गया। यानी कि ये तीन लोग मिलके किसी भी निर्माण कार्य को संपादित करने का प्रयास करते हैं। ओनर या फर्म ये परियोजना का मालिक होता है। यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, आपकी सरकारी संस्था हो सकती है, ठीक है। क्योंकि परियोजना की जो उपज होती है वो किसी व्यक्ति या संस्था की होती है, तो निश्चित तौर पे उसको लाभ और हानि का फायदा भी
उसे ही प्राप्त होता है। उसके पास सभी संबंधित सूचना है, उसके पास अवश्य उसको अपने आप जुटाने पड़ते हैं। ठीक है, इस पे व्यय होने वाले खर्चे को भी उसको व्यवस्था करनी पड़ती है। क्यों? ठीक है, क्योंकि इसे उपयोग करना पड़ता है बार बार और लाभ भी इसे ही कमाना होता है। चूँकि ये ओनर की बात करें तो इसका जो तकनीकी ज्ञान होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, इस तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने के लिए वो इंजीनियर की मदद लेता है। इंजीनियर इसकी मदद करने को तैयार होता है, यानी कि इसकी जो आपका कंसेप्शन आइडिया होता है उस आइडिया पे जो आपके कार्य चल रहे थे, आपका स्टडी हो रहा था, ड्राइंग हो रहा था, फिर आपको फर्म की वापसी हो रही थी, तो ये सभी ये इंजीनियर की मदद लेता है। इंजीनियर आपका एक पेई कर्मचारी होता है। ठीक है, ये कार्य के बदले आपका पैसा लेता है और आपके कहे अनुसार आपके उस प्रोजेक्ट पे कार्य करता है। कार्य करने से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी, यानी कि नक्शे बनाना, उनकी डिजाइन करना, उनका ड्राइंग कर देना, उनका वैल्यूएशन करना और लाभ या हानि दोनों को अपने ओनर को बता देता है। ओनर को लगता है, इंजीनियर को लगता है कि कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो कार्य को आगे बढ़ाने के लिए फर्म यानी कि कॉन्ट्रैक्टर की भूमिका होती है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर आपका कोई फर्म हो सकता है, कोई आपकी कंपनी हो सकती है। इनका उद्देश्य, ठीक है, कार्य करने के साथ साथ अच्छा मुनाफा कमाना होता है, तो ये कार्य में धोखा दे सकते हैं। इंजीनियर यह काम नहीं करता है। कारण क्या? इंजीनियर को कार्य किए गए कार्य जो करता है उसके बदले उसको पैसा मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जो फर्म या कॉन्ट्रैक्टर है वो अधिक से अधिक लाभ करने के लिए वो इन चीज़ों में कुछ कमियों को कर सकता है। ठीक है, इसके लिए इंजीनियर का क्या आपको काम होता है? सबसे पहले वो परियोजना में होने वाले व्यय को 4 भागों में बांटता है। ठीक है, सामग्री, श्रमिक, संयंत्र और निश्चयमान खर्च पे। ठीक है, और इसके अनुसार वो लागत को कम या अधिक करने का प्रयास करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को मैंने कहा अभियंता द्वारा ड्राइंग दी जाती है, डिजाइन एवं विकल्प तैयार करने के बाद स्वामी की तरफ से इंजीनियर द्वारा एक निविदा आमंत्रित की जाती है, यानी कि टेंडर किया जाता है। टेंडर को निश्चित समय पर ठेकेदारों की मौजूदगी में आपको खोलना होता है। ठीक है, इसमें सबसे कम निविदा देने वाले को टेंडर दिया जाता है। ठीक है, पहले ठेकेदार कम पढ़े लिखे होते थे जिससे इनका संपर्क डिजाइनरों से कम होता था, परंतु आज के क्षेत्र में तकनीकी लोगों के प्रवेश कर जाने से, ठीक है, अब ये या वर्क करते करते कभी कभी ये अपनी राय भी दे देते हैं, यानी कि इनकी राय पहले नहीं मानी जाती थी, लेकिन इनके अनुभव के आधार पर कभी कभी ये आपके ड्राइंग में चेंज भी करवा सकते हैं। मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर का निर्माण कार्य पे जो संसाधन आपके पास हैं, यानी कि प्रारंभिक पूंजी, श्रमिक, सामग्री, मशीनों को उपलब्ध कराना होता है। ठीक है, दूसरा कार्यों एवं विशिष्टियों को इनके अनुसार करना होता है। कार्यों को ठेका की जो शर्तें हैं उस शर्तों का पालन करते हुए करना है। ठीक है, कार्यों के दौरान श्रमिकों या सामग्रियों को मतलब खराब होने से बचाना होता है, यानी कि सुरक्षा की व्यवस्था करनी होती है। इसमें कार्य की प्रगति और गुणवत्ता पर भी ध्यान देना होता है, क्योंकि भी किसी भी प्रकार से अगर कार्य में कमी होगी तो निश्चित तौर पे इसका भुगतान रोका जा सकता है, उस पर जुर्माना दे सकता है, जिससे उसे वित्तीय हानि हो सकती है। ठेकेदार को निर्माण व्यवसाय में बने रहने के लिए पर्याप्त लाभ कमाने के लिए हमेशा नई निर्माण तकनीक से वाकिफ होते रहना पड़ता है। ये था, ये दूसरा पॉइंट भी आपके पास क्वेश्चन आता है। सेकंड, पहला मैंने कहा 5-1 आपके यहाँ जा जाता है। फिर आपके पास इम्पार्टेंट के रूप में कंस्ट्रक्शन टीम की बात होती है। ठीक है, जिसमें मैंने 3 लोगों को बताया। रिलेशनशिप बिटवीन ओनर, इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर। निश्चित तौर पे ये तीनों स्तंभ हैं किसी, अगर रिलेशनशिप की बात किया जाए, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन ओनर, इंजीनियर एंड फर्म ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि इन तीनों के बीच में संबंध कैसे होना चाहिए। निश्चित तौर पे तीनों के बीच में संबंध हमारे काफ़ी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, कारण क्या है कि सभी का लक्ष्य एक ही होता है। ठीक है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति में ये सभी लोग
भिड़े रहते हैं और निर्माण जो निर्धारित समय दिया जाता है उसके अनुसार ही करने का प्रयास करते हैं। मालिक व्यय किए गए धन की व्यवस्था करता है, ठीक है, और उसकी वापसी भी चाहता है कि भविष्य में उस धन खर्च किया है उस धन की वापसी भी हो जाए, ठीक है। तो मालिक को अभियंता के तकनीकी विषयों का पूर्ण अधिकार दे देना चाहिए ताकि वो अपने आप से पूर्ण रूप से काम कर सकते हैं। अभियंता निर्माण के प्रत्येक चरण पे मालिक को इन्फॉर्मेशन देता रहे और उसको मितव्ययी बनाता रहे, ठीक है। ठेकेदार को कर्तव्यनिष्ठ होकर शर्तों के अनुसार अभियंता के देखरेख में कार्य करना चाहिए। अभियंता ठेकेदार के कार्य को उपलब्ध कराता रहे, ये अभियंता की जिम्मेदारी होती है ताकि उसे वित्तीय हानि ना हो सके। प्रॉब्लम ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, यानी निर्माण कार्य में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं। तो सबसे पहले निर्माण कार्य में बाधा ठेकेदार का अनुभवी ना होना। दूसरा, अभियंता स्वतः सक्षम न हो, यानी कि वो आधी अधूरी जानकारी वाला हो। तीसरा, ठेकेदार के पास प्रारंभिक जो पैसा खर्च करना है वो धन न हो या विभाग के पास समय से धन न मिल रहा हो। फिर उसके बाद संयंत्रों का अभाव हो। प्राकृतिक कारण जैसे आपके वर्षा हुआ, आदि, पानी, ये सब चीज़ें, इनसे भी ये आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। कभी कभी दुर्घटनाओं होने के कारण श्रमिक हड़ताल पे चले जाते हैं, ठीक है, या तोड़ फोड़ कर देते हैं, या कभी कभी आपके स्तर पे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारी आती रहती है निर्माण के दौरान। मेन ऑब्जेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविल इंजीनियर, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनी रहे, सामग्री एवं श्रमिकों का नुकसान न हो, श्रमिकों के मानसिक एवं शारीरिक क्षमता का पूर्ण रूप से विकास किया जा सके, संगठन का संचालन इस प्रकार करें कि वे सभी एक दल के रूप में काम कर सकें और किसी को एक दूसरे पे निर्भर होना ना पड़े। प्रबंध के निचले स्तर पे भी निर्णय लेने की छूट देनी चाहिए या क्षमता का विकास करना चाहिए। इससे संगठनों पे अगर आप देखते हैं तो क्या होता है कि संगठन में आपस में लोग भाईचारे की तरह के कार्य को करते रहते हैं और कार्य आपका विलम्ब नहीं होता है। कार्य में अच्छी कार्य कुशलता एवं दक्षता का प्रदर्शन करके ख्याति प्राप्ति करना ताकि संगठन के को आगे कार्य मिलता रहे, ये आपको करना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले कर्मचारियों को उचित वेतन एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना, कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियां जो होती हैं उनमें सुधार करना, श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करना ताकि वे निडर होकर काम कर सकें और परियोजना से होने वाले लाभ में धन लगाने वाले एवं श्रमिकों को लाभ प्राप्त हो सके। कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी, यानी कि निर्माण आपका मितव्ययी कब होगा। निर्माण मितव्ययी तभी होगा जब अब यह इसको होने के लिए जो आपका इंजीनियर है और कॉन्ट्रैक्टर है ये आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निकालते हैं, क्योंकि अभिकल्पन एवं निर्माण में सतर्कता बरतते हुए नए निर्माण विधियों को अपनाकर इसके लागत में कमी की जा सकती है। यानी कि इकोनॉमी कैसे हो सकती है कि जो कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर है नए निर्माण विधियों का प्रयोग करें और कम समय में उस कार्य को करने का प्रयास करें ताकि हो जाए। फंक्शंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, यानी कि निर्माण प्रबंधन का आपका कार्य क्या होता है। तो मुख्य उद्देश्य होता है अभिकल्पन, ड्राइंग एवं उनके विशिष्ट